चलो तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आवाज आ रही है सबको मेरी? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो। आ रही है, आ रही है, आ रही है। ओके ओके ओके। तो एक बार अभी रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कहाँ पे स्टॉप किया था। ठीक, सबसे पहले हमने कुछ एप्लीकेशंस देखे थे। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जहाँ पे हमने हीट और वर्क के बारे में देखा था कि किस तरह से एनर्जी इन होती है और स्टोर होती है और उसके बाद वो एनर्जी आउट होती है, isn't it? हमारा जो मेटाबॉलिज्म था itself give the application of first law of thermodynamics। ये कुछ और एग्जांपल्स देखे थे। मेटाबॉलिज्म पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा था, मतलब कि ये एक और एक एप्लीकेशन था फर्स्ट लॉ का, जहाँ पे उसका स्टेटमेंट ये था फर्स्ट लॉ का कि energy can neither be created nor be destroyed but only converted from one form to another form। मतलब वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, isn't it? उससे पहले हमने जूल्स एक्सपेरिमेंट देखा था, जिसमें क्या था कि उसके अंदर का जो पैडल था उसको हमने घुमाया था और उससे क्या होता था कि पानी जो था वो गर्म होता था, और वो जो पानी गर्म हो रहा था विच इज प्रपोर्शनल टू द वर्क which is done by the mass of some body। okay, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आ रहा था, मतलब काइंड ऑफ एनर्जी गिविंग टू द फ्लूइड इन टर्म्स ऑफ वर्क which produces the heat in the fluid। okay, so ultimately the Joule's experiment has said that the work is going to be proportional to heat। okay, उसके बाद हमने परपेचुअल मोशन मशीन देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि परपेचुअल मोशन मशीन जो है वो फर्स्ट लॉ का अपोजिट है। मतलब कि परपेचुअल मोशन मशीन ये कहता है कि ऐसा एक डिवाइस है जिसको हम इनपुट एनर्जी नहीं दे रहे हैं, फिर भी वो कुछ आउटपुट में हमको वर्क या एनर्जी दे रहा है। ओके, तो परपेचुअल मोशन मशीन में हमने ये देखा था कि हम कुछ इनपुट में एनर्जी नहीं दे रहे हैं लेकिन वो आउटपुट में वर्क दे रहा है। तो ऐसा कोई मशीन जो है, ऐसा कोई डिवाइस जो है वो पॉसिबल नहीं है बनाना, क्योंकि हम कुछ इनपुट एनर्जी देंगे तभी वो आउटपुट में कुछ हमको देगा, isn't it? That is why we have seen in the PMM1 that it violates the first law of thermodynamics, because यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनर्जी क्रिएट हो रही है पीएमएम में, जो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ पॉसिबल नहीं है, isn't it? That is why the PMM1 is not possible। उसके बाद हमने क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम के लिए, particularly for the closed system, we have seen the two processes where we have applied the first law of thermodynamics for the cyclic process and non-cyclic process, and now we are going to see the, in the today's lecture we are going to see it for the ओपन सिस्टम। ओके, तो आज के लेक्चर में हम ओपन सिस्टम के बारे में देखेंगे, जहां पे हमको फर्स्ट लॉ अप्लाई करना है, isn't it? लेकिन उससे पहले क्लोज सिस्टम के बारे में एक बार थोड़ा देख लेते हैं हमने क्या देखा था। तो in the closed system we have seen the two process named as cyclic and non-cyclic process। so for this cyclic process we have taken one example of temperature versus entropy diagram। here you can see the diagram where heat is going to be entered into the engine or some body in which you are going to apply the first law of thermodynamics। okay, जहां पे आप first law of thermodynamics अप्लाई करने वाले हो, वहां पे आपने वो जो बॉडी है, वो जो मशीन है, कुछ भी है, वहां पे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अप्लाई किया हुआ है, isn't it? उससे क्या हो रहा है कि वो वर्क दे रहा है आउटपुट में, उसके बाद उससे कुछ हीट लॉस हो रही है। ओके, और उसके बाद आप कुछ वर्क अंदर दे रहे हो, सिस्टम के अंदर, आपकी जो ये सिस्टम है उसके अंदर दे रहे हो। नो डाउट दिस इज अ डायग्राम ऑफ टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी, बट दो वी हैव ऑलरेडी सीन द प्रैक्टिकल एग्जांपल। हमने उसका प्रैक्टिकल बिहेवियर जो था, एग्जांपल दो जो था, हमने वो लिया था, और वो हमने लिया था स्टीम पावर प्लांट का, जहां पे मैंने आपको बॉयलर के बारे में बताया था, isn't it?
फिर टरबाइन के बारे में बताया था। बॉयलर में हम क्या करते हैं कि बॉयलर जो है वो हीट अंदर देती है, फिर वर्क आउटपुट होता है टरबाइन में, जहाँ पे आपको जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, अल्टीमेटली वर्क मिलता है आपको। ओके, उसके बाद हीट जो है वो सिस्टम से लॉस होगी, थ्रू दी कंडेंसर होगा वहां पे। ओके, तो आपको ये डिटेल में जानना हो तो एक स्टीम पावर प्लांट के बारे में यूट्यूब पे सर्च करना, या फिर विकीपीडिया या कहीं पे भी सर्च करना, आपको अच्छे से पता चलेगा, इजंट इट? ओके, तो क्लोज सिस्टम के बारे में ये देखा था कि ये जो पूरा सिस्टम है आपको यहाँ पे दिख रहा है वो साइक्लिक प्रोसेस है। दैट इज वाई वी आर डूइंग और वी आर अप्लाइंग द फर्स्ट लॉ टू द साइक्लिक प्रोसेस। सो फर्स्ट वन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर वो अगेन यहाँ से जाके यहाँ पे आके, यहाँ से लेके वो फिर से यहाँ पे फर्स्ट पे आके एंड हो रहा है, मतलब ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया, इजंट इट? सो इसीलिए हम ये साइक्लिक प्रोसेस के लिए देखा था, जिसमें हमने ऑलरेडी पता था जूल एक्सपेरिमेंट ये बोलता है कि भाई वर्क प्रोड्यूस और वर्क इज गोइंग टू बी हैपन इन द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द हीट। ओके, और साइक्लिक प्रोसेस में उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और जब हम इक्वालिटी यहाँ पे करते हैं फ्रॉम द प्रोपोर्शनलिटी, तो जे जो था वो आता था, लेकिन जब ऐसा यूनिट होता है तो जे पुट ऑन करने की जरूरत नहीं है, ये भी मैंने आपको बताया था। ओके, तो ये जो चीज थी हमने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट लॉ और जूल एक्सपेरिमेंट, यहाँ से हमने ये जो था वो कुछ गेन किया था, विच इज फ्रॉम दिस डायग्राम, वो मैंने बताया था, विच इज फ्रॉम दिस साइन कन्वेंशन, वो साइन कन्वेंशन से आता है। ओके, और उसके बाद हमने ऐसा यूनिट के लिए प्रूव किया था दैट W2 माइनस W1 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ओके, then we have seen the further application of first law of thermodynamics for the non-cyclic process. Okay, non-cyclic process means कि वो एक साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा, isn't it? वो एक साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप एक सिस्टम देख सकते हो जहाँ पे हीट इन हो रही है और कुछ वर्क हो रहा है, लेकिन कोई साइकिल कंप्लीट नहीं हो रही है, isn't it? ये डायग्राम नहीं है, ये एक सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोसेस हो रही है, सपोज ऐसे हो रहा है कि यहाँ पे चलो मैंने हीट जो है वो इन कर दी। ओके, यहाँ पे हीट इन हो रही है मेरी, और यहां से यहाँ पे जाते हुए मेरा वर्क हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये साइकिल नहीं कंप्लीट हो रही है, इजंट इट? अगर ऐसा होता, ऐसा कुछ होता, इजंट इट, मतलब कि ऐसा, तो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे साइकिल कंप्लीट हो रही है, लेकिन यहाँ पे वर्क जो है वो यहाँ पे आके स्टॉप हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे साइकिल नहीं कंप्लीट हो रही है। तो ये सिस्टम के लिए हमको फर्स्ट लॉ अप्लाई करना था। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट लॉ अप्लाई किया था, जहाँ पे हीट इन होता है तो हमें पता है कि वो प्लस लेना है, अगर वर्क बाहर निकलता है तो वो हमको पता है कि वो प्लस लेना है, isn't it? अगर वर्क इन होता है तो माइनस लेना है। ये सब साइन कन्वेंशन थी जो हमने देखे थे, तो उससे हमने ये जो इक्वेशन था वो प्रूव किया था अल्टीमेटली। और सिस्टम के अंदर ऑलरेडी कुछ एनर्जी जो होती है वो स्टोर्ड रहती है, isn't it? ये इक्वेशन थोड़ा ध्यान रखना, आज के लिए काम आएगा ये इक्वेशन, isn't it? तो अभी भी मैंने ये भी बताया था कि सिस्टम में ऑलरेडी पहले से कुछ एनर्जी स्टोर रहती है। जैसे आप खाते हो तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर एनर्जी पूरी लॉस हो गई और अभी आप खा रहे हो, isn't it? तो एनर्जी गेन हुई। आप खा रहे हो उससे पहले भी जो केमिकल एनर्जी से प्रोडक्शन हो रहा है कुछ एनर्जी के टर्म में, उससे पहले भी आप में कुछ एनर्जी स्टोर्ड है। तो इसी तरह यहाँ पे भी एक सिस्टम है जहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड रहती है, isn't it? तो पहले एनर्जी स्टोर थी, फिर आपने कुछ एनर्जी के टर्म में इनपुट दिया, फिर एनर्जी के टर्म में कुछ बाहर आया, और फिर कुछ एनर्जी जो थी वो ऑलरेडी उसमें स्टोर हो गई। जो फर्स्ट जो एनर्जी स्टोर थी उससे कुछ डिफरेंट थी, पहले इवन थी मेरी एनर्जी। ओके, फिर E2 हो गई, final store energy. So that is why they have proved the first law of thermodynamics for the non cyclic process, क्योंकि एनर्जी स्टोरेज डिफरेंट होगा, और वो जो एनर्जी स्टोरेज है वो डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है, विच इज पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड ऑल। बट while we are going throughout this book or throughout the this subject thermodynamics, we only need to see the potential energy, kinetic energy and internal energy. Okay,
ये तीन ही चीजों के बारे में हमको देखना है थ्रू आउट दिस बुक और थ्रू आउट द थर्मोडाइनमिक्स, isn't it? सो मैंने नीचे नोट लिखा ही था इसके लिए, ये पीपीटी में आपको लास्ट में सेंड कर दूंगा पूरी, isn't it? फिर हमने उसका कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखे देखे कैसे ये जो पूरा क्लोज सिस्टम है उसके लिए हम वर्क और हीट का एप्लीकेशन करते हैं फर्स्ट लॉ में। उसके बाद ये मैंने उसको इक्वेशन के टर्म में लिखा था that stored energy or change in stored energy is equal to change in internal energy, change in kinetic energy and change in potential energy। okay? जो भी कुछ चेंजेस है उसके बारे में लिखा था। एंड देन फॉर स्टेशनरी क्लोज सिस्टम मैंने बोला था कि भाई स्टेशनरी सिस्टम होती है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो रहती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता और काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आता है। दैट इज व्हाई वी हैव टेकन दी change in potential and kinetic energy as zero। okay, so ultimately we have proved that delta E is equal to delta U, क्योंकि ये दोनों तो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, isn't it? so उससे हमने ये कुछ प्रूव किया था that change in stored energy is equal to change in internal energy। so Q minus W is equal to delta E, लेकिन delta E अभी delta U हो गया and which is U2 minus U1। so क्लोज सिस्टम के लिए यही होता है कि भाई आपका जो इंटरनल एनर्जी लास्ट में रह गई है वो और पहले जो थी उसकी इंटरनल एनर्जी वो, isn't it? तो ये हो गया क्लोज सिस्टम के बारे में। ओके, ये याद रखना एक। उसके बाद वन ऑफ दी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी हैव सीन एज इंटरनल एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन। ओके, इंटरनल एनर्जी जो है वो पॉइंट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है, वो हमने देखा था। तो ये जो है आप उसके ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। आज हम फर्स्ट लो पे ओपन सिस्टम पे फोकस करेंगे। उसके बाद साइन कन्वेंशन देखा था, वो फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था हमने, isn't it? सो हियर यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। okay? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाइड टू द ओपन सिस्टम, isn't it? तो ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में सबसे पहले चेंज क्या होता था? एक मिनट, पीपल आर वेटिंग इन द लॉबी। लेट आते हो तो फिर ऐसा ही होगा। ओके, तो ओपन सिस्टम में हमने क्या देखा था कि सॉरी क्लोज सिस्टम में हमने क्या देखा था कि क्लोज सिस्टम के अंदर कोई भी मास इन नहीं होता है, isn't it? मतलब कि जो भी कुछ हमारा एनर्जी इंटरेक्शन रहता है वो हीट और वर्क के टर्म में रहेगा। ओके, लेकिन ओपन सिस्टम में यहाँ पे आप फिगर देख रहे हो तो ओपन सिस्टम के अंदर मास जो है वो इन भी होता है और मास आउट भी होता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ओपन सिस्टम। ओके, सो उसमें मास जो है वो पर्टिकुलरली इन होता है। ओके, तो जब भी हम डिस्कस करेंगे फॉर द ओपन सिस्टम और फॉर द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द ओपन सिस्टम, तब हम मास जो है उसको कंसिडर करेंगे, isn't it? દળને આપણે ધ્યાનમાં લઈશું। તો એનું એક જનરલ ઇક્વેશન છે that is not given into your book but I have taken it from the reference book, which is energy in minus energy out is equal to q in minus q out plus w in minus w out plus e of mass in, मतलब કે માસ કે થ્રુ मतलब જે અહીંયાથી દળ એન્ટર થાય છે એના થ્રુ જેટલી પણ એનર્જી ઇન થાય છે, બરોબર, એના માઇનસ જેટલું માસ આઉટ થાય છે એનાથી જે એનર્જી ઇન થાય છે તે, which is equal to delta E of the system, मतलब कि फाइनल एनर्जी E2 माइनस E1 जो पहले एनर्जी थी सिस्टम में वो। ओके, तो उसके बारे में हम अभी उसको प्रूव करते हैं। उससे पहले ये थोड़ा जान लेना जरूरी है कि डिफरेंस क्या है। देखो ये जो लेफ्ट साइड वाला फिगर आपको दिख रहा है, मतलब एक फिगर है जिसमें ये लेफ्ट साइड वाली चीज है, isn't it? वो नॉन फ्लोइंग फ्लूइड के लिए है, मतलब कि फ्लूइड जो है वो सिस्टम में फ्लो नहीं हो रहा है ऐसा समझो। तो वो कौन सा सिस्टम हो गया? क्लोज सिस्टम हो गया।
isn't it? तो ये जो लेफ्ट वाला है वो क्लोज सिस्टम के लिए है, और जो भी राइट वाला है वो ओपन सिस्टम के लिए है, विच इज फॉर द फ्लोइंग फ्लूइड। ओके, मतलब कि सिस्टम के अंदर से फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो ये दोनों में के बीच में हमको डिफरेंस देखना है कि उसके इक्वेशन में क्या चेंजेस आएंगे, isn't it? तो आप यहाँ पे नॉन फ्लोइंग फ्लूइड में देखोगे तो सबसे पहले एनर्जी में इंटरनल एनर्जी आया, काइनेटिक एनर्जी आया और पोटेंशियल एनर्जी आया, जो हम उसमें देखते थे जब हमने क्लोज सिस्टम साइक्लिक प्रोसेस और नॉन साइक्लिक के लिए देखा था तब, isn't it? तो ये तीन चीजों के बारे में ही हमने डिस्कस किया था, उसमें भी हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के जो चेंजेस है उसको जीरो कर दिया था। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो एनर्जी है, मतलब कि फ्लोइंग फ्लूइड मींस ओपन सिस्टम है, तो यहाँ पे जो भी एनर्जी है मेरी, isn't it? उसमें इंटरनल एनर्जी ऐड करूंगा, काइनेटिक एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी और फ्लो वर्क आएगा। लास्ट एनर्जी जो है, क्योंकि मास जो है वो आपका सिस्टम में इन हो रहा है और आउट हो रहा है, तो उसकी वजह से आपका फ्लो वर्क जो है वो भी आएगा, isn't it? जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। तो मतलब कि इसका मीनिंग ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे जो भी मास इन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, देख रहे हो आप यहाँ पे एनर्जी ऑफ मास इन एंड एनर्जी ऑफ मास आउट, ये दोनों जो हो रहा है वो कौन से टर्म में लिखेंगे हम? तो वो हम लिखेंगे फ्लो वर्क के टर्म में। इसके टर्म में, फ्लो वर्क के टर्म में, समझ रहे हो? और फ्लो वर्क के लिए हमने एक इक्वेशन देखा था, वो किसी को याद है फ्लो वर्क का क्या इक्वेशन था, मतलब उसका फॉर्मूला क्या था फ्लो वर्क का? पीवी था। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको शायद याद नहीं होगा। फ्लो वर्क इज इक्वल टू पी इंटू वी। आयुष परमार ने और किसी ने उसका रिपीटेशन भी बोला था कि सर इसको एक बार फिर से रिपीट करना कि फ्लो वर्क क्या है, isn't it? So ultimately flow work is for this system which is open, जो सिस्टम ओपन है उसके लिए आता है। ओके okay. तो ये जो है आपका यहाँ पे हो गया फ्लो वर्क। क्लियर? आपको समझ में आया यहाँ तक कि जब भी हम ओपन सिस्टम की बात करेंगे उसमें क्या ऐड होगा? मास ऐड होगा। ओके, और मास की वजह से कुछ एनर्जी इन होगी ओपन सिस्टम में, और वो एनर्जी को हम कौन सी एनर्जी के टर्म में लेंगे? फ्लो एनर्जी, मतलब कि फ्लो वर्क के टर्म में। और वो जो फ्लो वर्क है उसका इक्वेशन और फॉर्मूला क्या आएगा? उसका जो फॉर्मूला है वो आएगा पी इंटू वी। आपको यहाँ तक समझ में आ गया सबको? हाँ सर। यहाँ तक कुछ डाउट हो तो बताओ। ना सर, कोई डाउट नहीं है। सबको आ रहा है? तो किसी और को कुछ डाउट हो? सर मेरी हर्षिल? आवाज आ रही आ रही आ रही आ रही है, अतुल आ रही है आवाज। शुभम, राजपूत राहुल, शुभम, हर्षिल, अनिकेत, आयुष परमार, अभिषेक। क्लियर हो गया मतलब सबका? शुभम की आवाज नहीं आ रही है मुझे, कुछ बोल रहा है? नहीं आ रही है शुभम की आवाज। ठीक है, कोई बात नहीं। आई होप कि आपको समझ में आ गया है सबको, तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे अभी फर्स्ट लॉ जो है ओपन सिस्टम के लिए, पर्टिकुलरली ओपन सिस्टम के लिए जो भी एप्लीकेशन करना है हमको फर्स्ट लॉ का, उसमें जो मास इन होगा उसके हिसाब से एक इक्वेशन बनाना है हमको, जिसको जनरल एनर्जी इक्वेशन बोलते हैं, जो फर्स्ट लॉ के क्लोज सिस्टम के लिए भी यूज होगा और ओपन सिस्टम के लिए भी यूज होगा, isn't it?
और वो जनरल इक्वेशन बनाने के बाद उसको थोड़ा स्पेसिफिक करना है, ओके, इन टर्म्स ऑफ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। मतलब कि वो जो सिस्टम होगा अभी आपका, वो हम स्टेडी फ्लो के लिए देखेंगे। पहले हम जनरल एनर्जी इक्वेशन देखेंगे, फिर ऐसा एनर्जी इक्वेशन देखेंगे ओपन सिस्टम के लिए जहां पे आपका स्टेडी फ्लो हो रहा है, isn't it? ये जो स्टेडी फ्लो वाला एनर्जी इक्वेशन है, which is the fundamental of the open system और दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बरोबर। ये एनर्जी इक्वेशन का फंडामेंटल है थ्रू आउट द बुक ऑफ योर थर्मोडायनेमिक्स, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग योर थियोरी, मतलब रिगार्डिंग योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड रिगार्डिंग द एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि जितने भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होंगे, जैसे थ्रोटलिंग प्रोसेस है, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, थ्रोटलिंग प्रोसेस है, सेंड इट, या फिर आपका नोजल सिस्टम है, स्टीम टरबाइन है, एयर कंप्रेशर है, हीट एक्सचेंजर है, ये सब जो डिवाइसेस है, नोजल डिफ्यूजर है, ये सभी के लिए हमको यही लो अप्लाई करना है। कौन सा वाला? ये वाला स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। सो थोड़ा इस पे फोकस करना, ओके। उसी के बेस पे आपका पूरा थर्मोडायनेमिक्स है। सो हम कंटिन्यू करते हैं उसको। पहले जनरल एनर्जी इक्वेशन देखते हैं ओपन सिस्टम के लिए, जिसमें आपको एक फिगर दिखाया है, उसमें क्या बताया गया है, कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा यहाँ पे? हाँ सर, हाँ इसमें बोलो। कौन सिस्टम है, इसमें मास मतलब इन हो रहा है और आउट हो रहा है, और ये सर, ओके, मास इन हो रहा है, मास आउट हो रहा है, वेरी नाइस। और वो उसके बाद उसको सर वो पी इंटू भी है। हम्म, हाँ तो सर उसको फ्लो एनर्जी बोलेंगे। ओके, फ्लो एनर्जी भी आ गया, पी इंटू वी वाला, वेरी नाइस। और वो सर जेड को क्या बोले सर? जेड को क्या बोलेंगे बताओ? वो हाइट 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 है वो, मतलब उसके लिए हाइट है तो क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी आएगा, isn't पोटेंशियल it? एनर्जी, यस सर। पोटेंशियल एनर्जी आएगा, और स्थिति यू ऊर्जा। जो है सर, वो जो है मतलब वो पहले से हाँ, एनर्जी जो स्टोर होता है बॉडी सिस्टम में, वेरी वो है वेरी नाइस। और उसको क्या बोलते हैं हम? इंटरनल, शायद इंटरनल वेरी एनर्जी सर। नाइस, वेरी नाइस, उसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। और U2 भी है, मतलब कि प्रोसेस तो खत्म हो जाने के बाद जो एनर्जी होती है वो, isn't it? यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आप देखोगे तो और क्या है, कुछ और आपको दिखाई दे रहा है? सर isn't it? मतलब कि आपके सिस्टम जो है उसके अंदर क्या हो रहा है, हीट जो है वो एंटर हो रहा है, समझ रहे हो सब लोग? हीट जो है वो एंटर हो रहा है और वर्क जो है वो आउटपुट हो रहा है, isn't it? अभी इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो ये हो गया आपका टरबाइन, ओके। ये जो है वो आपका स्टीम टरबाइन है। स्टीम टरबाइन क्या करता है कि बॉयलर में से जो हीटिंग प्रोड्यूस होती है, वो हीट को वो टरबाइन के इनलेट में भेजता है, मतलब कि हीट जो है, एक मिनट, ये हो गया आपका स्टीम टरबाइन। वो क्या करेगा कि जो हीटिंग आ रही है उसको स्टीम टरबाइन के इनपुट में भेजेगा, इनलेट में भेजेगा, और उसके बाद मतलब कि ये वाला हीट जो है वो, isn't it? और उसके बाद उसमें कुछ वर्क होगा पर्टिकुलरली, ओके, और उससे हमको मैकेनिकल एनर्जी और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, ओके। और उसके बाद जो वो एनर्जी मिल रही है और जो स्टीम आपने एंटर की थी वो स्टीम कंडेंसर में नीचे चली जाएगी, ओके, वो हीट लॉस होगी आपकी। तो उस हिसाब से कुछ सिस्टम है, तो उसके लिए हमको देखना है। तो यहाँ पे क्या होगा अल्टीमेटली, कि जब आप फर्स्ट लॉ अप्लाई करोगे तो फर्स्ट लॉ क्या है कि एनर्जी क्रिएट भी नहीं होती है और
उसको वो जो है वो डायमिनिश भी नहीं होती है, उसको हम स्टोर भी नहीं कर सकते, isn't it? सिर्फ वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं दैट टोटल एनर्जी कमिंग इनटू द सिस्टम इज इक्वल टू टोटल एनर्जी गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम। ओके, मतलब कि जितनी भी एनर्जी अंदर आ रही है उतनी ही एनर्जी उससे बाहर चली जाएगी। ओके, तो यहाँ पे कितनी एनर्जी अंदर आ रही है वो हमको फिगर से पता चलेगा। ओके, तो सबसे पहले एक स्टोर्ड एनर्जी तो उसमें थी, तो वो हमको लिख लेना है। ओके, एक स्टोर एनर्जी जो थी वो उसमें थी, विच इज E1, विच इज E1, isn't it? उसके बाद ये कुछ फ्लो वर्क जो है वो उसके अंदर आएगा, वो किसके टर्म में होगा, पीवी के टर्म में होगा, विच इज P1 इंटू V1। उसके बाद उसमें क्या हो रहा है, इनलेट Q हो रहा है। ओके, तो ये तीन चीज जो है वो अल्टीमेटली उसके अंदर आ रही है। फिर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तो है ही। ओके, तो ये जो चीजें है वो इन हो रही है। उसके बाद आउट कौन सी हो रही है वो बाद में देखते हैं, पहले ये वाला देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमको दो सेक्शन लेने हैं, एट सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ओके, तो सेक्शन 1 में क्या हो रहा है वो देखना है, और सेक्शन 2 में क्या हो रहा है वो देखना है। तो यहाँ पे फ्लो वर्क जो है वो सेक्शन 1 पे इन हो रहा है। उसके बाद ऑलरेडी सेक्शन 1 पे कुछ स्टोर्ड एनर्जी थी, एंड देन और क्या इन हो रहा था, हीट एंटरिंग इनटू द सिस्टम, मतलब जो वो क्यू इन हो रहा था वो। ओके, तो ये तीन चीज जो थी वो सिस्टम के अंदर आ रही थी और कुछ अंदर नहीं आ रहा था, isn't it? उसके बाद आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, आउटपुट में आपको मिलेगा सबसे पहले तो फ्लो वर्क जो बाहर जाएगा, मतलब कि मास जो है आपका सिस्टम से बाहर जाएगा। आपको कुछ सिस्टम से वर्क मिलेगा, वो भी आउटपुट में आएगा, isn't it? सिस्टम में कुछ फाइनल स्टोर्ड एनर्जी रह जाएगी, वो भी आएगा, isn't it? और फाइनल चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी आएगी, isn't it? तो ये चार चीजों जो है वो उसमें रहेगी आउटपुट में। तो देखते हैं अभी, तो सेक्शन 2 पे फ्लो वर्क, सेक्शन 2 पे स्टोर्ड एनर्जी, फिर जो वर्क डन मिल रहा है आपको वो प्लस में है, isn't it? क्योंकि हमने क्लोज सिस्टम में भी देखा था, चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, जो फाइनल चेंज आ रहा है स्टोर्ड एनर्जी में वो, isn't it? तो अभी एक एक करके लिखते हैं उसको। सपोज कि ऐसे सिस्टम जिसका मास जो है वो पर्टिकुलर आपको दिखाया गया है, isn't it? यहाँ पे आपका मास जो है सिस्टम का वो कितना है, m1, तो उस हिसाब से हम इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे फ्लो वर्क कितना आएगा, P1 into V1 for a particular mass of M1. So that is why they have added or multiplied the M1 into P1 V1. Okay, so M1 into P1 into V1 plus stored energy. Stored energy किसके टर्म में रहती है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, isn't it? वो किसके टर्म में रहती है, आइदर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या फिर इंटरनल एनर्जी। यहाँ पे तीनों टर्म में लिख दिया है क्योंकि ये जनरल इक्वेशन है, isn't it? ये जनरल एनर्जी इक्वेशन है, तीनों फॉर्म में वो लिख दिया है। ओके, सो इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, अभी देखो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या है आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू mv², 1/2 इंटू mv²। तो यहाँ पे v की जगह वो लोगों ने c लिया है। ओके, और ये जो मास है वो बाहर निकाल दिया है, यहाँ पे भी m1u1 आएगा, लेकिन मास जो है वो ऑलरेडी कॉमन निकाल दिया है वो लोगों ने बाहर, isn't it? और उसी तरह यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है मेरी, mgh, mg इंटू एच, एच की जगह पे वो लोग ने z लिया है, isn't it? तो अकॉर्डिंग टू आपकी बुक में जा रहा हूँ उसकी वजह से, तो कई जगह पे आपको z मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी में आपको c मिलेगा, isn't it? तो यहाँ पे मास जो है कॉमन निकाल दिया है। उसके बाद की बात करते हैं कि अभी रह गया इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस
पोटेंशियल एनर्जी, ओके। और तीसरा हो रहा है आपका हीट जो है वो सिस्टम में एंटर हो रहा है, सो प्लस क्यू इज इक्वल टू फ्लो वर्क बाहर निकल रहा है वो, मतलब कि ये वाला फ्लो वर्क मतलब P2 इंटू V2, लेकिन उसका जो मास है वो सपोज M2 निकल रहा है। वो M2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे आपको फिगर में जनरल इक्वेशन में बताया है कि आपका जो मास निकल रहा है वो M2 निकल रहा है, isn't it? इसकी वजह से देखो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन नहीं हो रहा है, मास कंजर्वेशन नहीं हो रहा है, आप ध्यान से देखोगे तो कोई बात नहीं, चलो। तो उसके बाद ये जो मास ऑफ 2 है उसका स्टोर्ड एनर्जी सेक्शन 2 के पास विच इज U2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस Z2G, ओके। तो यहाँ पे सब 2 के फॉर्म में आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो M1 P1 V1 प्लस M1 ऑफ दिस स्टोर्ड एनर्जी प्लस Q है, isn't it? तो ये जो M1 है ये दोनों टर्म के अंदर उसको हम कॉमन ले लेंगे और पूरा सिस्टम जो है वो इसके अंदर ला लेंगे, ओके। तो M1 हमने कॉमन ले लिया, तो अभी ये P1 V1 जो है वो इसके अंदर चला गया, तो P1 V1 प्लस U1 प्लस दिस प्लस Q, ओके, विच इज इक्वल टू M2, और उसमें भी हमने राइट साइड भी यही किया सेम, प्लस W प्लस चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी विच इज डेल्टा E, ओके। और उसके बाद आपको पता है कि एंथैल्पी का इक्वेशन क्या है, फर्स्ट चैप्टर में मैंने बोला था एंथैल्पी इज इक्वल टू U प्लस PV, इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क जो होता है U प्लस PV, ओके, उसको बोलते हैं एंथैल्पी। तो यहाँ पे जहां पे U प्लस PV आएगा उसको हम एंथैल्पी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे सफिक्स में 1 है, मतलब कि सेक्शन 1 में जो आपका एंथैल्पी है उसके बारे में लिखना है। यहाँ पे U प्लस PV को हम H1 करेंगे, isn't it? उसके बाद Q तो था ही हमारा, M2 था, और यहाँ पे अगेन P2 V2 प्लस U2, मतलब कि U2 प्लस P2 V2 को भी हम H2 कर देंगे, बाकी का जो 2 है वो सेम रखेंगे यहाँ पे, isn't it? और W को सेम रखेंगे और डेल्टा E को भी सेम रखेंगे जो था वो। तो ये हो गया आपका जनरल फॉर्म ऑफ एनर्जी इक्वेशन, समझ रहे हो, वेरी जनरल फॉर्म ऑफ एनर्जी इक्वेशन। अभी ये जनरल फॉर्म से हम ओपन सिस्टम के लिए भी फाइंड कर सकते हैं जहां पे आपका मास सेम हो रहा है। यहाँ पे देखो मास कंजर्वेशन वो लोगों ने नहीं दिखाया है क्योंकि जनरल एनर्जी इक्वेशन मास 1 जो है वो मास 2 से अलग है, लेकिन जब एनर्जी और मास कंजर्वेशन होगा तो वो दोनों मास जो है वो सेम आएंगे। उसके बाद क्लोज सिस्टम आएगा तो क्या होगा कि आपका मास जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो कि क्लोज सिस्टम में तो कोई मास एंटर नहीं होता है, बाहर नहीं जाता है, ओके। तो उसके हिसाब से हम क्लोज सिस्टम के लिए स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। यहां तक क्लियर, कोई डाउट? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर। आयुष परमार, क्लियर। अनिकेत शर्मा, अनिकेत शर्मा कौन रख के चला गया लगता है। हर्षिल पटेल, अभिषेक, बोल रहे समझ। हर्षिल, यस सर, समझ शुभम, में। ओके। राजपूत राहुल, शुभम पोद्दार, ठीक है। तो अभी हम जनरल फॉर्म में ही क्लोज सिस्टम के लिए फाइंड करेंगे। यहाँ पे क्या है ऊपर हेडिंग, दैट जनरल एनर्जी इक्वेशन फॉर द क्लोज सिस्टम, ओके। तो फॉर द क्लोज सिस्टम मैंने बोला जैसे कि बाउंड्री के बाहर आपका कोई भी मास जो है वो फ्लो नहीं होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो पहले इक्वेशन था
M1 और M2 वाला, जिसमें M1 और M2 थे, तो वो जो है वो जीरो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका मास तो एंटर नहीं हो रहा है और बाहर नहीं जा रहा है फॉर द क्लोज सिस्टम। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मास जो है उस पे हम जीरो लिखेंगे। ओके, देखते हैं क्या होता है। अभी सपोज मैंने M1 की जगह पे जीरो लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे जीरो मल्टीप्लाई बाई दिस पूरा। ओके, तो जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो क्या होगा? जीरो। उसी तरह यहाँ पे भी जीरो है, तो उसके साथ ये मल्टीप्लाई करो तो जीरो हो गया। समझ रहे हो? तो अल्टीमेटली आपका ये सिस्टम में क्या रह गया? ये जो है पूरा निकल गया, ये जो है पूरा निकल गया, सिर्फ ये प्लस क्यू रह गया, प्लस डब्ल्यू रह गया और प्लस डेल्टा ई रह गया। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, तो क्यू का क्यू लिख दिया, बीच में हाँ सर। इक्वल टू है, इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा ई, इजंट इट? तो ये हो गया आपका क्लोज सिस्टम के लिए इक्वेशन जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। ओके, तो मतलब कि जनरल फॉर्म ऑफ एनर्जी इक्वेशन है वो हमारी क्लोज सिस्टम के लिए, जो नॉन साइक्लिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन था, उसको वेरीफाई कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है, इजंट इट? ये वाला इक्वेशन देखो आप, W को इस साइड ले लिया है वो लोगों ने। ओके, इसीलिए माइनस हो गया। सो Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई फॉर दिस नॉन साइक्लिक प्रोसेस। ओके, ये हमको क्लोज सिस्टम के लिए इक्वेशन मिल गया, वेयर डेल्टा इज चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड डेल्टा ई को क्या लिखते थे ये भी मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था, इन फॉर्म ऑफ एनर्जी लेते हैं। नाउ अभी देखो, क्योंकि क्या होता है, अभी देखो ओपन सिस्टम के लिए एनर्जी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, जो ऑलरेडी हमने जनरल इक्वेशन फाइंड आउट किया है। कि जब भी हम ओपन सिस्टम की बात करेंगे तब क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि मास ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन होना बहुत जरूरी है। अगर मास ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन नहीं हुआ, पर्टिकुलरली एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बात करूं, तो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन लो है, जहाँ पे एनर्जी अंदर नहीं आती, मतलब अंदर आती है बाहर जाती है और वो क्रिएट नहीं होती पर्टिकुलर। ओके, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है, वो क्रिएट नहीं होती। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट लॉ है उसका ऑबे होना, उसका पालन होना बहुत जरूरी है। सो उसको हम यहाँ पे ऑबे करेंगे, उसका पालन करेंगे, पर्टिकुलरली एनर्जी इक्वेशन और जो हमारा मास कंजर्वेशन है उसके लिए भी। तो मास कंजर्वेशन में मैंने बोला था कि भाई वहां पे M1 और M2 आ रहा है। मास कंजर्वेशन में वो जो मास है जो आपके सिस्टम के अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है वो सेम आएगा, वो उसका पालन होना जरूरी है। तो वो उसके लिए क्या है? उसके लिए आता है आपका स्टेडी फ्लो। ठीक है, तो उसके लिए दो फॉर्म है, उसको देखते हैं। दो फेनोमेना है, फर्स्ट वन इज अनस्टेडी फ्लो और दूसरा स्टेडी फ्लो। अनस्टेडी फ्लो किसे बोलेंगे? कि जहां पे आपकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी और फ्लो रेट जो है सेंटेड, वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है, उसको बोलेंगे अनस्टेडी फ्लो। सेंटेड मतलब कि आपके सिस्टम है, कोई पाइप है या कुछ नोजल कुछ भी आप ले लो, वहां पे क्या हो रहा है कि थ्रू आउट द टाइम फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन आपकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही है और फ्लो रेट भी चेंज हो रहा है, ये चारों जगह, इजंट इट? तो उसको बोलेंगे अनस्टेडी फ्लो। लेकिन ऐसा सिस्टम जहां पे यहाँ पे चारों जगह पे आपका प्रॉपर्टीज और फ्लो रेट सेम रहता है, उसको बोलेंगे स्टेडी फ्लो। और हमारे सिस्टम में, और या फिर आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देख लो, इवन इवन मैंने जब अपने प्रोजेक्ट पे काम किया था तो मेरा सिस्टम भी मैंने स्टेडी फ्लो करके लिया था, isn't it? तो स्टेडी फ्लो हम कंसिडर करेंगे जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। इवन फ्लूइड मैकेनिक्स में भी जो भी हम सिस्टम लेंगे बेसिकली वो स्टेडी होगी। ठीक है, वो आपको प्रैक्टिकल करोगे तब पता चलेगा कि उसका डिस्चार्ज जो है वो सेम आएगा, वो बात बात की बात है। लेकिन अभी जनरली यहाँ पे देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज और फ्लो रेट जो है वो उसका कांस्टेंट रहता है, isn't it? मीटिंग क्यों लेफ्ट कर रहे हो भाई सब लोग? प्रॉब्लम हुआ? ठीक है, बहुत हैवी हो गया तो यहाँ तक रखते हैं आज, वैसे भी 2 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाएगा। हाँ सर, 2-3 मिनट का है और
तो कुछ नहीं, यहाँ तक रखते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके सर। थर्मोडायनेमिक्स कंटिन्यू करेंगे ना उसके बाद। चलो बाय। ओके हाँ सर। सर, एंड करना है सर। हाँ हाँ, एंड करना है, एंड करना है, मैं खुद कर रहा हूँ। ओके सर, बाय।